जय हिंद फ्रेंड्स, इट्स थर्सडे टुडे and 6 जुलाई 2023। लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। यहाँ पे कंपाइल करके आपको एक जगह पे मैं लेकर आता हूँ डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन के साथ आपको सारी चीज़ें एक जगह पे प्राप्त हो जाती हैं। आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। तो अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको वहां पर जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां से सारा का सारा फ्री में डॉक्यूमेंट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैं कहूँगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लेवल के लोगों को, तो ये वीडियोज़ उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आज का जो क्वेश्चंस है आपके सामने 2017 में यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया। और ये जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर कर के ये स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो इसकी रिलेवेंसी हमेशा बनी रहती है, याद रखिएगा मेरे इस बात को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है विद रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसको लेके स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इट रिट्रेट्स इंडिया कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो क्या एग्रीमेंट इससे रिलेटेड है। दूसरा जो कह रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा सही है। पहले में 1 दे रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में दोनों और चौथे में कोई भी नहीं। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। कल इसका एक्सप्लेनेशंस पूरी डिटेलिंग के साथ आपको दी जाएगी, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया हूँ वो यहाँ पे पेयर मैच कराना है। तो पहला जो पर्सनालिटी है राधा कांत देव जी हैं और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशंस यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे स्टेटमेंट में गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा बोला जा रहा है। तीसरा जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशंस यहाँ पे बोले जा रहे हैं। तो इनमें से कौन सा पेयर सही है ये करेक्टली मैच करने के लिए बोल रहा है। तो पहले में 1 दे रहा है, दूसरे में 1 3, तीसरे में 2 3 और चौथे में ऑल आर करेक्ट, यानी सभी सही हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 एंड 3। तो कौन सा सही है जल्दी से आपको पता हो तो लिखिए, नहीं तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूँ। चलिए पीआईबी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आज तो पीआईबी न्यूज़ कुछ है नहीं लेकिन फिर भी देख लेंगे। तो 7th, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, 7th एडिशन ऑफ बायलेटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइजेज। तो ये एक्सरसाइज का क्या नाम है, जीमैक्स 23। ये 7वां एडिशंस है, ये याद रखिएगा, जो कि अभी हुआ और 11वां एनिवर्सरी जीमैक्स की ये चल रही है। तो एडिशंस मार्क 11th एनिवर्सरी और जो 7वां एडिशन है वो दोनों में अंतर है। तो जीमैक्स किससे रिलेटेड है, जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज फुल फॉर्म ही इसी से आता है। तो दोनों कंट्री यहाँ पे इंडियन नेवी होस्ट करी है, यहाँ पे चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो न्यूज़ चल रहा है, साउथ इंडिया जो रिकॉर्ड कर रहा है लोवेस्ट जून रेनफॉल, यानी जो साउथ इंडिया है अपना, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो थोड़ा डेफिसिट में चल रहा है। कैसे, 122 साल के आंकड़े को अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो तूफान आया है साइक्लोन बाइपर जॉय, ये तूफान आपका अरेबियन ओशियंस में आया हुआ था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को इम्पैक्ट किया। टाइफून मावार, बे ऑफ बंगाल, ये जो चीज़ें आ रही हैं इसकी वजह से कई प्रकार की इशू निकल के आ रही हैं। तो साउथ इंडिया में ये चीज़ें हुई हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे किस प्रकार से डेफिसिट चल रही है। साउथ इंडिया अभी रिसेंटली जो आपका मानसून सेशन अभी चल रहा है, भारत में मानसून की एंट्री हो चुकी है और 122 साल के आंकड़े में ये पहली बार इस प्रकार से आईएमडी ने बोला है कि ये रेनफॉल की डेफिसिट साउथ इंडिया में
हुई है। हालांकि ऐसा IMD की बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आपके मौसम विभाग की पूरी जानकारी देती है, अपने भारत की ही नहीं अपितु पड़ोसी देशों की कुछ कुछ यह जानकारी देती है। तो आपको ये बता दें, ये जो बॉडी है इसको भी बैकग्राउंड में देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो यहाँ से भी बन सकते हैं। तो ये जो रीजन है, अभी कोई इम्पॉर्टेंटली ऐसा कोई कॉज रीजन नहीं बताया गया है इन क्षेत्रों में कि किस प्रकार से ये 122 साल के आंकड़े को दर्शा करके यहाँ पर एक जो रेनफॉल हो रही है, जो वर्षात हैं, उसमें कमियां कैसे पाई, क्या कारण है, उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाटा नहीं है, अभी रिसर्च चल रहे हैं। दूसरी तरफ बता दें, यहाँ पे रीजन जो है रिसीव किया है 88.6 मिलीमीटर रेनफॉल, ये जून के महीने की बात है। 45% ये लेस है देन नॉर्मल। तो 71 से 2000 के बीच में अगर बात करी जाए तो 45% की बातें यहाँ पे कम हुई हैं। दूसरी तरफ साउदर्न स्टेट की बात करी जाए तो ह्यूज डेफिसिट है किसमें, रेनफॉल में देखी जा रही है, और जो रैपिड प्रोग्रेस है मानसून में वह 10 सालों में यहाँ पे जो देखी गई है, कंट्री वाइड रेनफॉल डेफिसिट साउथ इंडिया में होती हुई नज़र आ रही है। तो कोई एक प्रॉपर रीज़न यहाँ पर नहीं निकल के आई है कि क्या कारण है, IMD क्या ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस पर प्रोग्रेस है, ये जो चीज़ें बोली गई हैं वो अनयूजुअल इंटरेक्शंस बताया गया है कि जो इंटरेक्शंस है टाइफून का, जैसे टाइफून मवार, बे ऑफ बंगाल में जो विंड है, ये सब ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण ये चीज़ें 122 साल के आंकड़ों में रेनफॉल की डेफिसिट नज़र आ रही है और डाइवर्ट कर दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानसून को। तो साउदर्न इंडिया में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, न्यूज़ में था इसलिए मैं कवर किया। अब सीधे हम लोग चलेंगे IMD, जो बैकग्राउंड से आपका क्वेश्चंस बन जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, ये डजेंट मैटर कि आपका थोड़ा 5 मिनट टाइम अधिक लग गया, इससे मैटर नहीं करना चाहिए। मेरा यही यहाँ पे पर्पस होता है कि अगर यहाँ पे आप 1 घंटे दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या फ्रूटफुल चीज़ें हो रही हैं और क्या आपके एग्ज़ाम्स में वहाँ से आप फ़ायदा ले पा रहे हैं, यही उद्देश्य है। तो IMD को देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस तो हर बार पूछे जाते हैं IMD से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर इंडिया के एग्जामिनेशंस की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हर स्टेट में पूछे जाते हैं। IMD क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस में। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ देगा IMD किस मिनिस्ट्री में आती है, तो दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें किस मिनिस्ट्री में आती है। इसका ये प्रिंसिपल एजेंसी है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, जो भी वेदर फोरकास्टिंग होती है, और सिस्मोलॉजी के लिए। तो याद रखिएगा, ये सिस्मोलॉजी के लिए यानी भूकंप के लिए भी ये चीज़ें चेक करती है। अभी रिसेंटली आपके उत्तराखंड में जो ज़मीन खिसक रही थी उस पे भी ये फोरकास्ट करता हुआ नज़र आया कि प्लेट जो है बाउंड्री इंट्रैक्शंस कर रही है, प्लेट जा रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे जो दब रही है और माउंटेन ऊपर हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को ये बताता रहता है। तो खास करके बात करी जाए तो मेट्रोलॉजिकल और वेदर फोरकास्टिंग भी करता है, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस बनाएगा UPSC यहाँ से बना सकता है। क्या ये सिस्मोलॉजी करता है? क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, लोगों को ऑड लग सकती हैं कि ये नहीं करता होगा, लेकिन आपको बता दें भूकंप की भी चीज़ें ये कवर करता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। आपको बता दें इसका ऑब्जर्वेशन स्टेशन इंडिया अंटार्कटिक का यहाँ पे है। 6 रीजनल ऑफिस हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली। फॉर्मेशन हुई थी 1875। बहुत ही पुरानी बाबा आदम जमाने की बॉडी है। 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना कर दी जाती है, अंग्रेज़ों के समय से ही। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है क्या? फोरकास्ट करने के लिए, नाम देने के लिए और आपको इन्फॉर्मेशंस देने के लिए कि कहाँ पे तूफान आ रहा है। नॉर्दर्न इंडियन ओशियंस रीजन में, मलक्का स्टेट रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन में, अरेबियन सी वाले पर्शियन गल्फ। देखिए ये इसका कवरेज एरिया है, यानी केवल सोलली अपने कंट्री को नहीं देख रहा है, ये इसकी बहुत ही वास्ट एरिया भी है।
ये लॉन्च किया हुआ है अभी रिसेंटली। बात करेंगे आज क्या क्या सिस्टम, तो एरोसॉल मॉनिटरिंग सिस्टम समर, ये याद रखिएगा 2016 में ये चीज़ें लॉन्च करी गई हैं। समर क्या है, सिस्टम ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है, जो भी वातावरण में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एयर डस्ट पार्टिकल, वो मिल जाते हैं, उन्हें एरोसॉल्स बोले जाते हैं। तो ये ब्लैक कार्बन, रेडिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एरोसॉल, इन्वायरमेंटल विजिबिलिटी, क्लाइमेटोलॉजिकल इम्पैक्ट, इनको भी देखता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ बात करी जाए तो फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये इंक्लूड करता है किसको, तो कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी 1785 में पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। 1785 में पहला मेट्रोलॉजिकल कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी बनाया जाता है। दूसरा जो है 1796 मद्रास बनाया जाता है और कोबला ऑब्जर्वेटरी 1826 में बना दिया जाता है। लेकिन फॉर्मली जो स्थापना होती है 1875 में होती है। पहला कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी 1785 में, 100 साल पहले ही ये चीज़ें याद रखिएगा, जो कि अभी आपको न्यूज़ में है। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका अरेबियन ओशियन हो गया, कहीं इधर जाएंगे तो गल्फ मिल जाएगा, ये जाएंगे तो मलक्का स्टेट मिल जाएगा। ये प्यारी इंडिया है जो कि आप देख सकते हैं। चलिए लेक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, आपको बता दें, एक बार में एक स्टेट का पूरा लेक मैं कवर करता हूं, तो इनमें से कोई भी लेक का अगर आप नाम जानते हैं और कहां पे लोकेशन है तो आपको सारे लेक का आंसर पता हो गया। तो ये चीज़ें हैं। कोलेरू लेक कहाँ पे है, कुंडा करला एवा लेक कहाँ पे है, पुलिकट लेक कहाँ पे है, ये तीनों इंपॉर्टेंट लेक है। तीनों से क्वेश्चंस यूपीएससी बना चुका है। यूपीपीसीएस में कई बार भर भर के इससे क्वेश्चंस आए हैं और इससे क्वेश्चंस आए हैं, याद रखिएगा। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है कभी भी कम नहीं होगी और हमेशा इम्पोर्टेंस इसकी बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूज़ और फैक्ट्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट उथल पुथल हुई है, अजीत पवार बीजेपी को ज्वाइन करते हुए नज़र आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं। अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 30 जून को यहाँ पे सबमिटेड रिजोल्यूशंस एंड एफिडेविट फ्रॉम 40 MP, 4 MP के द्वारा यहाँ पे रिजोल्यूशन फिट किया गया है। और दूसरी तरफ ये सिंबल के लिए भी रिक्वेस्ट डाले हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं। देखिए सिंबल किसको मिलता है, शरद पवार को या फिर उनके भतीजे अजीत पवार को। तो सिंबल के लिए, पार्टी के लिए, और ये सिंबल क्या है, ये क्वेश्चंस मान लीजिए आ गया तो क्या करिएगा। महाराष्ट्र के लोग तो जानते ही होंगे, अदर स्टेट के लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे। तो इनका घड़ी है, याद रखिएगा, नीली सी घड़ी है, ऐसे बनी रहती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस अच्छी चीज़ें लेकर के आया है कि अब आपको पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। आप टीचर और कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आप पढ़ा सकते हैं। कोई एक मैंडेटरी चीज़ें नहीं रखी गई, इसको ऑप्शनल बना दिया गया। किसको, पीएचडी को। ये 2018 के रेगुलेशंस को अमेंड करके ये चीज़ें करी गई हैं। दूसरी तरफ क्या बोली जा रही हैं, अभी जो बीजेपी तेलंगाना बीजेपी चीफ यहाँ पे किशन रेड्डी जी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी का गोल है वो ये है कि पावर में किसी भी तरह सबसे पहले रहने की प्राथमिकता पार्टी की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंश्योर करने की बात बोली जा रही है। डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर में रहने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत बात है। दूसरी तरफ क्या चीज़ें निकल रही हैं यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, जो उत्तम प्रदेश बोला जाता है, यहाँ पे 140 के आसपास जो पुराने ऑब्सोलेट, मतलब क्या होता है, आदिकाल के, बहुत पुराने, यानी बहुत पुराने जो ब्रिटिश एरा के, अंग्रेज़ों के समय के जो लॉ थे, जो 100 साल से भी पुराने हैं, उनको बदला जाएगा और 40 डिपार्टमेंट स्टेट यहाँ पे इससे जो जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश जो भी आर्चैक लॉ है, ओल्ड लॉ है, ऑब्सोलेट है, उसको चेंज करने की बातें बोली जा रही हैं। यूनियन कैबिनेट यहाँ पे क्लियर किया हुआ है वेडनेसडे को, क्या, तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो यहाँ पे क्लियरेंस आ गई है। देखते हैं किस हिसाब से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आपको बताया जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई भी आधार है,
कोई भी आईडी है उसका डाटा लीक नहीं होना चाहिए मार्केट में, लेकिन अभी सर्कुलेट करती हुई चीज़ें नज़र आती हैं जो कि बहुत ही गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये भारत में लागू होगा तो कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी को इशू क्रिएट कर देगा। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये लॉ कमीशंस के डिसीजंस को, जो लॉ कमीशंस बोला है कि जो भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं वो ग्रुप आए और अपना अपना विचार इस पे प्रकट किए, उसके लिए ये बोल रहा है कि हम सहमत नहीं है। सिंपली बोला जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके माइनॉरिटी ग्रुप थोड़ा असहमत दिख रही है। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, सेशन कोर्ट हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ें ऑर्डर करी गई हैं जो चिंकारा होते हैं इनको मारने का सजा है। तो जो अगर बात बोली जा रही है यहाँ पर क्या कि जो भी इन्फॉर्म करेगा, जैसे कोई एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, तो अगर दूसरा व्यक्ति चिंकारा, एक डियर जैसा एक एनिमल है, डियर की तरह, हिरन की तरह, इसको कोई मारता है अगर, तो ये अगर व्यक्ति इसको देखता है तो आके इन्फॉर्म करता है, तो जो इस पर फाइन लगाई जाएगी मारने पे, जो चार्जेस लगाए जाएंगे, ये फाइन का आधा % इसी 1 नंबर को दिया जाएगा जो इन्फॉर्म करेगा। तो यही चीज़ें बताई गई हैं, इतिहास में पहली बार इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या बोली है, तो मुंबई में तैपेई इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बातें बोली गई हैं। हालांकि बात करें तो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया से यहाँ पर चीज़ें इस्टेब्लिश अभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। इसरो जो है अभी लॉन्च करने के मूड में आ रहा है, क्या, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किए हम लोग, वो 60-70% हमारा सफल भी रहा। लेकिन अगर बात करी जाए क्या 60 से 70% के बाद अगर बात करी जाए तो जो सॉफ्ट लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, मान लीजिए ये मून है और ये अपना अर्थ हो गया, तो मून, अर्थ से अगर मून पे जाती है तो यहाँ पे आराम से उतरना ही सॉफ्ट लैंडिंग। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इतना ईजिली ये चीज़ें नहीं होती है, काफ़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं जो अभी आपको मैं समझाया, इतना ईजी तरीके से ये चीज़ नहीं होती हैं। तो सॉफ्ट लैंडिंग जब होगा तो वो जो भी हम चीज़ें सैटेलाइट वगैरह भेजेंगे, लैंडर भेजेंगे, रोवर भेजेंगे, वो चीज़ें सॉफ्ट तरीके से लैंड होंगी तो टूटेंगी नहीं। एटलीस्ट ये चीज़ें यहाँ पे चंद्रयान 3 में देखा जाएगा और भेजने की तैयारी चल रही है। कौन सा व्हीकल, तो जो व्हीकल का क्या मतलब होता है, लॉन्च व्हीकल, तो जो चीज़ें लैंडर और रोवर को लेकर जाएगा उसे व्हीकल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सैटेलाइट है, इसको ले जाने के लिए ये मिसाइल है, तो इसको व्हीकल बोला जाएगा। तो लॉन्च व्हीकल वही है, मार्क 3 जाएगा जो कि बहुत पावरफुल है इंडिया का अभी तक का। क्रेमलिन, क्रेमलिन का क्या मतलब होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। क्रेमलिन जब भी बात करी जाए तो समझिए मॉस्को यानी रसिया की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट काफ़ी न्यूज़ में आ चुका है पिछले 1 साल से अगर बात करी जाए तो, जब से यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हुई है तभी से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट काफ़ी न्यूज़ में है और भर भर के क्वेश्चंस भी न्यूक्लियर से और इस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे इसकी संभावना है कि कहीं इस पे अटैक ना हो जाए, उसी को लेकर के मॉस्को भी अपना प्रोवोकेशंस जता रहा है। तो इस पे रशिया यूक्रेन के बीच में काफ़ी टसल्स हो रही है और जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहीं इस पर अटैक ना हो जाए, ये भी एक कंसर्न कॉन्फ्लिक्ट का नज़र आ रहा है। तो इसकी डिटेलिंग को अगर देखा जाए तो हम लोग अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट की पूरी डिटेलिंग को भी देखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस आते हैं, घबराइएगा मत, वो अभी देख लूँगा मैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन यहाँ पे ईरान के खिलाफ यहाँ पे नोटिस जारी करते हुए आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे 176 पैसेंजर की डेथ हो गई है। कैसे, जब 2020 में एक फ़्लाइट आती है यूक्रेन से ईरान के समय में और ईरान के शहर में, और ईरान के शहर से टेक ऑफ करती है, वहीं पे ईरान अटैक कर देता है उन फ़्लाइट को। और यहाँ पे फ़्लाइट का नंबर है PS752, ये फ़्लाइट पे अटैक कर देता है। तो तेहरान से
कीव की तरफ यहाँ पे जाने वाली थी, जो वहाँ पे 176 लोग थे, सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसी पे यहाँ पे क्वेश्चंस उठाते हुए ये पावरफुल कंट्री नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ अपनी टीम इंडिया और स्पिनर आर अश्विन, तो आर अश्विन जो हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दोनों, अपनी टीम और अश्विन दोनों लोग वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर और टीम हो गए हैं। अगर बात करी जाए बैट्समैन की, तो कौन अभी रिप्लेस किया है, तो आपको बता दें विलियमसन जो हैं जो रूट को रिप्लेस कर लिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन सब लोग जानते ही होंगे। एंडी मुरे एक पर्सनालिटी हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में कुछ समय 2016 के आसपास वर्ल्ड रैंकिंग टेनिस खिलाड़ी नंबर 1 में आए हुए थे। अभी अगर बात करी जाए एंडी मुरे, ये ब्रिटिश के टेनिस प्लेयर हैं जो कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो नजनीन जगहारी और रेडक्लिफ ये जो नाम है इनसे मिले और ये ईरानियन सेल में इनको बंद किया गया था, लेकिन ये इच्छा जाहिर की थी कि टेनिस एटलीस्ट बैठ के देखने के लिए, और रॉयल बॉक्स में विंबलडन में। तो अभी इनको जेल से रिहा मिली है, तो ये आई हैं, ये दोनों लोग मिले हैं, तो न्यूज़ में है, ये चीज़ें आपको बता दिया। अब जो चीज़ें चल रही हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, उसकी बैकग्राउंड में डिटेलिंग को देखने के बाद हम सीधे एडिटोरियल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे क्या है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ऑपरेट कर रहा है क्या 32 कंट्री में, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या जनरेट करता है 1/10 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो 1/10 यानी वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 10वां हिस्सा इसी से जनरेट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बात करी जाए तो यूरोप में है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। उसी तरह बात करी जाए यूनाइटेड स्टेट की, तो यूनाइटेड स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर का। उसके बाद आता है फ्रांस, जो कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये चीज़ें हैं, यानी यूएसए के बाद सीधे आता है फ्रांस, ये चीज़ें याद रखिए। चाइना की बात करी जाए तो तीव्र गति से यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में बढ़ रहा है आगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एक थर्मल पावर स्टेशंस है जो कि हीट का सोर्स इस्तेमाल करती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और हीट यूज होता है जनरेट करने के लिए क्या, स्टीम, भाप, वेपर, जिसके कारण टरबाइन को घुमाता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इसमें, और ये चीज़ें चलती हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट और बहुत ही यहाँ पे अटेंटिव होके कार्य करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट और जैपरजियो अभी चल ही रहा है, और ये बहुत सारे वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट, इंसिडेंट जो भी बोल लीजिए हुए हैं, जो कि मानव के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये खतरा बनते हुए भी नज़र आते हैं। तो इसको सही तरीके से यूज भी करने की ज़रूरत है कंट्रोल्ड वे में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यहाँ पे बात करी जाए तो 422 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑपरेशंस हैं। 32 कंट्री की हम बात करें, 57 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शंस है। यूएसए के पास 93 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, फ्रांस, चाइना, जापान, रसिया उसके बाद आते हैं। जून 27 की बात करी जाए तो यहाँ पर 1954 में वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर पावर स्टेशंस थी जो जनरेट करी गई इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड के आधार पे। यहाँ पे उसका क्या नाम था, तो ओबेलिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे, तो ये सोवियत यूनियन, यानी यही वो रसिया है जो सबसे पहले 1954 में ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन वर्ल्ड की फर्स्ट फुल फ्लेज्ड अगर बात करी जाए पावर स्केल तो कैल्डर हॉल है, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ओपन किया गया 1956 में। उसी वर्ष अगर बात करी जाए 2 साल बाद तो अक्टूबर 17 में ये चीज़ें हुई। भारत की अगर बात करी जाए तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट फर्स्ट इन इंडिया 1967 में, 1969 में ये चीज़ें आती हैं। और ये NPCIL कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऑन कर ली गई है और ये कंपनी इसको ऑपरेट करती है अभी भी। तो NPCIL क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के द्वारा। किसके अंतर्गत में आता है? अंतर्गत तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है। यानी अगर मिनिस्ट्री पूछे तो याद होना चाहिए ये PM के अंडर में आता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। थोड़ा अगर बात करी जाए तो भारत का भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस देख लेंगे। तो अगर हरियाणा में देखा जाए तो गोरखपुर है हरियाणा में, अन्नू विद्युत परियोजना। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो नैरोरा है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर चुटका मध्य प्रदेश में है। तो ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं। वेस्ट बंगाल में है हरिपुर वेस्ट बंगाल, भीमपुर मध्य प्रदेश, कौड़ा आंध्र प्रदेश, मद्रास में यहाँ पे कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये चीज़ें हैं। कुद्दनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम और कुद्दनकुल्लम ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस डील हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। और मैं इसलिए बता भी रहा हूँ, कैगा जनरेशन यहाँ पे कहाँ पे है? कैगा पावर प्लांट कर्नाटका में है। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मीठी वर्दी कहाँ है? गुजरात में है। ककरापुर कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में है। माही बंसवाड़ा राजस्थान में है। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जो आपको बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पीसीएस में किसी न किसी स्टेट के आते ही होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है और बार बार न्यूक्लियर पावर का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो एनर्जी है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन है। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि ये क्यों ये कंट्रीज जो हैं इसकी तरफ भाग रही हैं और क्यों इसका इस्तेमाल इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो सबसे पहले चीज़ें आएंगी कोल, जो कि कोयला बोलते हैं। तो कोयला का इस्तेमाल करके भारत सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है आज के डेट में अगर बात करी जाए। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी नहीं रहेगी तो जो वर्ल्ड की फैक्ट्री है ना उन्हें एनर्जी मिलेगी कैसे? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल तो हम कम करते हुए नज़र आ रहे हैं वर्ल्ड में। तो फॉसिल फ्यूल अगर कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में अगर फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी तो रन करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा तो ये बंद हो जाएंगे फैक्ट्री और प्रोडक्शंस आपका सीधे हैम्पर होता हुआ नज़र आएगा। जीडीपी आपकी कैसे रन करेगी? क्वेश्चन मार्क उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए कैसे रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। वर्ल्ड में अगर एनर्जी की क्राइसिस हो जाती है तो किस प्रकार से चीज़ें इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएंगी, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं ये जो चीज़ें अभी आपको बताया, न्यूक्लियर पावर प्लांट काफ़ी अंदर और बैकग्राउंड का जो डिटेलिंग आपको न्यूज़ दिया वो भी आपको बेनिफिट पहुंचाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्मार्ट बैंडेज की तरफ। तो जी हाँ, मार्केट में एक ऐसा बैंडेज आया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखिए किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को अपने मेडिकल फील्ड में इम्बेड करके आगे चल रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो चीज़ें चल रही हैं वह उनको और भी अच्छे लेवल पे, अच्छी डिग्री की जा कर के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जा सके। लेकिन इस बैंडेज की बहुत सारी खामियां भी हैं, लूप होल्स भी हैं। वो ये क्या कि जो स्मार्ट बैंडेज अभी आया है, गायोज लैब, डॉक्टर गायोज लैब जो हैं, इन्होंने इसका स्ट्रेचेबल पॉलीमर, एक प्रकार से सॉफ्ट है ये, इसको असेंबल करके इसको बनाया है इन्होंने और बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे इसमें बायो सेंसर का इस्तेमाल भी किया गया है। तो बॉडी के पार्ट में जो स्किन है उस पर भी लगाया जा सकता है इसका, और जो आपका सेंसर है वो रीड करता हुआ एक स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट कार्य कर रहा है, उपचार किस प्रकार से ट्रीटमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में कहीं पे वाउंड है, घाव है या फिर कट है और उसको वहाँ पे बैंडेज को लगाया जाता है तो वो क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशंस बताता रहेगा कि क्या उससे निकल रही हैं, पस निकल रही हैं, ठीक हो रहा है, ब्लड कैसे चल रहे हैं और रेगुलेशंस कैसे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मॉनिटर पे आपको बताता हुआ नज़र आएगा। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड कंट्रोल ड्रग यहाँ पे चीज़ें यूज होती हैं, हाइड्रोजेल लेयर यूज होते हैं जिसके कारण
ये वुड को इनकरेज करता है टिश्यू ग्रोथ होने में। तो अगर टिश्यू डैमेज है तो उस तरीके से यहाँ पे उस प्रकार की बैंडेज लगाई जा सकती हैं। बायोसेंसर डिटरमाइन करता है वाउंड के स्टेटस को और आपको बताता है किस प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन चल रहा है। सारी चीज़ें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको पता होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हाथ में मोबाइल कितना बज गए, क्या टेम्परेचर चल रहा है, किससे बात करनी है, सब चीज़ें आपको एक ही झटके में हाथ में है। तो इसका लूप होल क्या है, क्या ड्रॉबैक है, मतलब तो डिमेरिट इसका ये है कि ये अभी आम आदमी के अफोर्डेबल में नहीं है। इसको हाई क्लास के आदमी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कॉस्टली है। दूसरा अवेलेबिलिटी की बात कर जा रही है, तो अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी की बात बोली जा रही है। तीसरा अवेयरनेस की बातें बोली जा रही हैं, लोग जान भी नहीं रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, अभी ये चीज़ें कई सारे फेज को ट्रायल भी करनी है। तो ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी जो उपयोग हो रहा है इस स्मार्ट बैंडेज का, ये बैंडेज क्रांति लाता हुआ नज़र आ रहा है, रिवोल्यूशनरी स्टेप है। और ये जब आएगा मार्केट में तो आपको बता दें इसकी मैन्युफैक्चरिंग होना मास स्केल पे शुरू हो जाएगी। लोग जो है कभी हैंड प्लास्टर का इस्तेमाल करते थे और छोटे छोटे प्लास्टर का इस्तेमाल करते थे, उंगली पे कट जाए। तो अब अगर जो मेजर वाउंड हैं, घाव हैं, शरीर पे चोटें लग गई हैं, कोई गिर गया है, कहीं चोट आ गई है, लाठी डंडे का चोट, हर प्रकार की चोट, तो ये जो है इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा, उसको सही प्रकार से रिकवर कराता हुआ नज़र आएगा और आपको सारी चीज़ें मॉनिटर करने का भी टाइम देगा, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। तो ये थी चीज़ें जो अभी आपको बताया। देख सकते हैं किस प्रकार के चिप हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन पे, और आपको आपका जो घाव है किस प्रकार से भर रहा है वो छोटे से चिप के द्वारा यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको मोबाइल में उनका आंकड़ा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। तो अभी अगर बात करी जाए स्मार्ट वॉच की, तो स्मार्ट वॉच से हम लोग ये देख सकते हैं कितना हमारा सिस्टम चल रहा है, मतलब हमारी बॉडी किस प्रकार से ऑक्सीजन ले रही है, क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी कितना गया, स्टेप कितने चले, बहुत सारे आंकड़े नए नए घड़ियों में आ चुके हैं। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं अगर आपको चोट लगा हो तो ये भी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं जो कि रिवोल्यूशनाइज कर देंगी मेडिकल फील्ड को। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना डोंट फॉरगेट। प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू आर वाचिंग दिस चैनल, kindly subscribe my channel and don't forget to share with your colleague and friends। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, बात करी जा रही है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। आपको इसके बारे में बैकग्राउंड डिटेल मैं दे दूंगा। तो भारत इसका हेड किया है, अभी उस पर बातें चल रही हैं। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे इसको हेड किए हैं, अपने भारत ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस को। दूसरी तरफ बात करी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बातें बोल रही हैं। जो ओरिजिनली यूरेशियन ग्रुप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक यूरेशियन ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बात करी जाए अगर कंट्रीज़ की यहाँ पे, तो थर्ड ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, यानी ए थर्ड ऑफ द ग्लोबल जीडीपी यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। ए फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ट्रेड आ जाता है। ए फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व यहाँ पे आ जाते हैं। 44% ऑफ नेचुरल गैस भी रिजर्व के रूप में इन्हीं एससीओ मेंबर में आ जाते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोकस करना, तो रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी पे है फोकस करना, इसका मकसद जो कि इम्पोर्टेंट है। इंडिया की ग्रोथ और जो अभी चल रही है, जो चैलेंजेज आ रहे हैं, जैसे कि टेररिज्म पाकिस्तान में, चाइनीज का एग्रेशंस, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को लेके, ये सारे मुद्दों पे भी बातें यहाँ पर हुई हैं। क्योंकि भारत का पहला फोकस यहाँ पे यही रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत इसमें यही बोला है कि जो भी नेबर कंट्री से टेररिज्म हो रही है, यानी पाकिस्तान को टारगेट करके सीधे बोला गया है कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, किसी प्रकार का इंट्रूजन चाइना से भी यहाँ पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये अग्रेशन, ये सारी चीज़ें गलत है। एससीओ यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है, तो इंडिया एंड इंटरफेस विथ सेंट्रल एशियन मार्केट। तो ये जो बातें हैं, एक इंटरफेस के रूप में इंडिया कंट्री है कि इधर भी जाइए सेंट्रल एशियन, इधर भी जाइए साउथ ईस्ट
एशियन कंट्री। तो हम लोग बीच में पड़े हैं, हम लोग लिंकेज हैं, तो लिंकेज है तो हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ये हम जानते हैं। तो एक रिसोर्स के रूप में हम लोगों को देखा जा रहा है। फाइनली अगर बात करी जाए तो एससीओ की ज्वाइनिंग और इंडिया इस चीज़ में जो ज्वाइन करके देख रहा है, तो मल्टी अलाइनमेंट कई प्रकार के स्फेयर्स में यहाँ पे देखती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करी जा रही है। ये क्या होता है आपको बता दें, किसी भी कंट्री में जियो पॉलिटिक्स होते हैं, यानी जो ग्लोबली पॉलिटिक्स चलते हैं उससे चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। इस प्रकार की जो ऑटोनॉमी है, जैसे कि निर्णय लेने की ऑटोनॉमी, इसकी स्वायत्तता, इंडिपेंडेंसी, लिबर्टी, आज़ादी, ये स्ट्रेटजिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आकर के इन्फ्लुएंस करे, बॉर्डर में कह दे ये मेरा लैंड है, जैसे चाइना करता हुआ नज़र आता है साउथ चाइना सी में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसकी भी बातें बोली जा रही हैं। बैलेंसिंग पावर होनी चाहिए वर्ल्ड में, ये भी बातों पर फोकस करी गई है। दूसरी तरफ बात करी जाए तो जो कोइंसिडेंट है, ये अभी अगर बात करी जाए, जो भारत एससीओ को ज्वाइन करता है, कब ज्वाइन करता है? 2017 में ज्वाइन करता है। इसी साल पाकिस्तान भी ज्वाइन करता है। किस समिट में ज्वाइन करता है, कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो आपको ये चीज़ें बता दें, यहाँ पे रिवाइव किया गया है इसी समय के पास में क्या, क्वाड कितने कंट्री का ग्रुप है? 4 क्वाड नाम से ही जानते हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये यहाँ पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता हुआ नज़र आ रहा, बल्कि बैलेंसिंग पोजीशंस में हम लोग इसको देखते हैं अगर बात करी जाए क्वाड मेंबर को। वहीं पे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है एससीओ के भी, क्योंकि साथ में हम लोगों ने क्या लाया, क्वाड भी लेकर के आया। तो दोनों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंसेस हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक नेसेसिटी की बात करी जाए तो भारत की ये इकोनॉमिक नेसेसिटी है पिछले कई वर्षों में अगर हम देखी जाए तो, यहाँ पे इसीलिए भारत न्यूट्रल रहता है और कई मुद्दों पे न्यूट्रल रहा है, जैसे कि यूक्रेन का वार, ये जो शुरू हुआ, फर्टिलाइज़र परचेज रसिया से ये जो शुरू हुआ, ये बाई फ्यूल की प्रॉब्लम, फ्यूल की परचेजेस, फॉसिल फ्यूल की परचेजेस, कई चीज़ों पे भारत न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ है। तो भारत का जो डिप्लोमेसी है वो और लोगों से बिल्कुल अलग है। अब थोड़ी एससीओ के बारे में अगर बात आई तो बैकग्राउंड में देखना बन जाता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि क्वेश्चंस बैकग्राउंड से आते हैं। तो जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आपको बहुत लंबा एरिया कवर करना है। आज थोड़ा लंबा वीडियोज़ होने वाला है, बिल्कुल भी हॉज पॉज मत होइएगा, क्योंकि चीज़ें यही है। 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट अगर कोई दे रहा है तो फ्रूटफुल चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरी तरफ बात करी जाए तो यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यही है, जो कि जानी जाती है 60% एरिया ऑफ यूरेशिया, 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन। कंबाइंड जीडीपी अगर कर देते हैं तो 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी भी इसी में आ जाती है। एससीओ सक्सेसर है, शंघाई 5 के रूप में था, लेकिन आज एससीओ के रूप में है। 1996 में फॉर्मेशन हुई थी चाइना के द्वारा, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान 5 कंट्री मिलकर बनाते हैं। फॉर्मेशन 15 जून 2001 को, हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में है। याद रखिएगा एससीओ शंघाई नाम से है, लेकिन शंघाई में हेडक्वार्टर नहीं है। क्वेश्चन बना देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्लियर यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। एससीओ की हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। इसी के अंदर एक और बॉडी बनाई गई है RATS, ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये ग्रुप है एक प्रकार से। ये जो है टेररिस्ट के लिए सीधे कार्य करती है, यानी एंटी टेररिज्म के लिए कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। ताशकंद की राजधानी कहाँ पे है? यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए। तो इस्टेब्लिश की गई थी ये 2004 में। यहीं पे एससीओ 2001 में और ये 2004 में स्थापना करी गई है। इसका क्या है? तो ये कोऑर्डिनेट काउंटर टेररिज्म करेगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। एडवांसिंग कोऑपरेशन एससीओ इनिशिएटिव, ये 3 लेवल पे कार्य करता है। टेररिज्म, सेपरेटिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद, धार्मिक उग्रवाद जो चल रहा है, अलगाववाद, सेपरेटिज्म जो चल रहा है। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पहला चाइनीज, दूसरा रसियन। अभी इंग्लिश बनाने की कुछ पहल चल रही थी, तो केवल सोली इंग्लिश बनाने की पहल चलेगी। यहाँ पे इशू क्रिएट हो जा रहा है। चाइनीज और रशियन 2 यहाँ पे
लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है 9 जून 2017 को अस्ताना, चलिए यहीं पे दे दिया मैंने, अस्ताना जो समिट होती है उसमें इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली फुल मेंबर के रूप में आ जाते हैं। तो ये थी यहाँ पे एससीओ को लेके जो अभी G20 मीटिंग भी होने वाली है, इसकी टर्न चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कशन हुई हैं यहाँ पे भी पुनः आ सकती हैं, कुछ ऐसे मेजर इशू यहाँ पे भी आएंगे। रसिया और चाइना के ब्लॉक की बात करी जाए, G20 ज्वाइंट कम्युनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है कि कई प्रकार से कंसेंसस, एक सहमति, एक प्रकार का सहमति यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसके किसके बीच? रसिया और चाइना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लियर तो ऐसे ही हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का डिसीजंस यहाँ पे पोस्टपोन करने के लिए एससीओ समिट, अभी रिसेंटली जो एससीओ समिट था पहले ही होने वाला था लेकिन पोस्टपोन कर दिए। क्यों? क्योंकि हम पीएम जो है, पीएम मोदी जो हैं कहाँ पे शिफ्ट हो गए? पीएम मोदी शिफ्ट नहीं हो गए, मतलब चले गए यूएसए, तो अमेरिका चले गए थे जहाँ पे जो बिडेन से दोस्ती करके आए और वहाँ से उनको, उनकी वाइफ को हीरा भी दे करके आए हैं। तो बहुत बढ़िया गिफ्ट दिए हैं, क्या है वो? डायमंड, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डायमंड दे करके आए हैं और जिसके कारण यहाँ पे डिले हो गया, तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है, एससीओ के समिट को अब ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? जी जिनपिंग यहाँ पे एलएसी हॉस्टिलिटी और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ जो है ग्रैंड स्टैंडिंग, यानी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग चीज़ें आपस में, क्योंकि आपस में दो दुश्मन भाई ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे इन फैक्टरों पे क्या कह रहे हैं? उनकी भी निगाहें बारीक चल रही हैं। अब रीजन क्या है? वाट एवर द रीजन, मेंबर्स हैमर्ड आउट अ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस किससे रिलेटेड होगा? अब आपका एससीओ समिट से, ये याद रखिएगा, जॉइंट स्टेटमेंट जो कि अभी आपको बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस ये बन सकता है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो रेडिकलाइजेशंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, गवर्नमेंट यहाँ पे एक कंसेंसस करे और एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़े कि किस प्रकार से इंग्लिश ए फॉर्मल एससीओ लैंग्वेज को बनाया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इस पे चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं? डिस्पाइट बीइंग चेयर, इंडिया अगर चेयर किया, इसके अलावा भी हम लोगों ने डिड नॉट इंडोर्स ए रोड मैप ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो हम लोगों ने इस पे कुछ बहुत ज़्यादा अपनी अंदरूनी सहभागिता नहीं दिखाई, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशंस और ड्यू कंसर्न जो है चाइना का इम्प्रिंट करके, इन पे चाइना के मुद्दों पे हमने बहुत सारी चीज़ों पे चुप्पी साध ली, यानी हम लोगों ने उस पर पार्ट नहीं किया, उसको हाईलाइट नहीं किया। एससीओ की चेयरमैनशिप एंडिंग होने को है भारत में और अब जा कर के G20 आने वाला है, तो देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको एससीओ को लेके, बैकग्राउंड में लेके सारी डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पर दे दिया। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल जो अभी आपको न्यूज़ में चल रहा है। तो ये न्यूज़ में चल रहा है तीस्ता स्टेलवाद का। तो ये एक्टिविस्ट हैं, इसका नाम एक्टिविस्ट यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। एक्टिविस्ट तीस्ता, तो ये जो एक्टिविस्ट हैं इनका नाम तीस्ता स्टेलवाड है। इनको पिछले साल भी जेल में डाला गया था, इनको अभी पुनः डिले कर दिया गया है। क्या कि आपको बैरिंग दी जा रही है कि ये बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत प्रकार सी प्रॉब्लम ये गुजर रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पुनः सेकेंड टाइम, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट आकर के हस्तक्षेप करते हुए नज़र आया है। क्या कि ग्रांट करिए अ वेलकम रिस्पाइट टू एक्टिविस्ट तीस्ता स्टेलवाद। रिस्पाइट क्या होता है? चेंज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आदेश दिया जाता है, उसमें बदलाव लाने के लिए बातें बोली जा रही हैं। कोर्ट क्या किया है? एक्सटेंडेड किया है 19 जुलाई तक
जो इंटरिम स्टे है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, तो जो डिसीजन है डिनाइंग की गई है कि रेगुलर बेल दी जाएगी, उसको डिनाई करती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से पहली बातें क्या निकल के आ रही हैं कोर्ट की यहाँ पे, तो अनयूजुअल एकोमोडेटिव यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। क्या सहभागिता की बात बोली जा रही है, कोर्ट किस प्रकार से अपने अपने दो प्रकार की विचारधाराओं को रख रहा है। तो यहाँ पे उन्हीं की बातें बोली जा रही हैं कि जो प्ली थी हाई कोर्ट के अंतर्गत, यहाँ पे उसी दिन अलग प्रकार से जाती है कि आप जो है इस मुद्दे पे जो अच्छा केस क्या है तीस्ता का, ये थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि कथा तो हम बताते हुए चले जा रहे हैं, आपको क्लियर होगा ही नहीं। तो तीस्ता जब 2002 में गुजरात में राइट्स हुई थी, दंगा फसाद हुई थी, तो गोधरा कांड हुआ था ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये वहाँ के जो विक्टिम थे मुस्लिम विक्टिम, उनको ये मदद करती हुई नज़र आई थी। उसी के आधार पे इन पे केस चल रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, एक लार्जर बेंच है आफ्टर वन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 जज डिफर ऑन ग्रांटिंग हर इंटरिम प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे इंटरिम प्रोटेक्शंस के लिए इनको प्रोटेक्शन दी जाए उसको लेकर के 2 बेंच बनाया, पहला और दूसरा। पहला बेंच कह रहा मिलना चाहिए, दूसरा बेंच कहना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार की अवधारणाएं नज़र आ रही हैं। अटेम्प्ट टू कीप हर इन प्रिजन, तो यहाँ पे इनको जेल में रखने का ही प्लान बनाया गया है, क्योंकि पहले भी इनको अरेस्ट किया गया था तो जेल में डाल दिया गया था और बेल ही नहीं दिया जा रहा था। तो इस बार भी इनको यही अटेम्प्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बेंच जो है यहाँ पे सुनती हुई नज़र आ रही है। जो विक्टिम है इन पे, ये विक्टिम कौन है, तो जकिया जाफरी जो हैं ये विक्टिम थी गोधरा कांड के, जो गुजरात में राइट्स हुआ था। उस समय सीएम कौन थे, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पर सीएम थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। स्टेलवार्ड इनकी मदद कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे ये इनसे मतलब मदद करने की वजह से यहाँ पे इनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगा दिए गए। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे कि जो कोर्ट है उनको इंटरिम बेल सितंबर लास्ट में ही दिया था। तो यहाँ पे लास्ट सितंबर में दिया था, अब पुनः यहाँ पे कोर्ट ऐसी चीज़ें बोल रहा है। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं, इनको बेल दे दिया जाता है, फिर बाद में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो अभी लाइमलाइट में चल रही हैं। यह अपना कई महीना जेल में भी गुजारी हैं। क्वेश्चन और कस्टडी दोनों एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे, यानी जब भी आपको जेल में जाते हैं तो आपसे मेंटली टॉर्चर किया ही जाता है, क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। हाई कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है यहाँ पे, तो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को समझिए। हाई कोर्ट यहाँ का, गुजरात का हाई कोर्ट बोल रहा है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को समझिए, बहुत ही हीनस क्राइम हो गया है क्या ये। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें आप समझिए, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बताया जा रहा है। मटेरियल अगेंस्ट हर डिनाई हर बेल, तो क्या है यहाँ पे जो उनके बेल को डिनाई बार बार कर दिया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो आधार रखा जा रहा है कि अगर इनको एक बार हम लोग रिलीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कम्युनल पोलराइजेशंस हो जाएगा। ये क्या होता है, पोलराइजेशंस का मतलब, मान लीजिए हिंदू हैं तो हिंदू यहाँ पे एक गुट बना के एकदम अगेंस्ट में चीज़ें हो जाएंगे, वहाँ पे दंगा फसाद होने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसी को ये बातें बोली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पे इसको बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं किस प्रकार से डिनाई करी जा रही है। तो जुडिशरी भी यहाँ पे सोचने पे विवश हो गई है, जो चीज़ें आपको बताएं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, सीधे प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे बोला हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स कितने में है, तो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक आर्टिकल फंडामेंटल राइट है। किस पार्ट में, पार्ट 3 में इंश्राइंड है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज़ें मेंशन है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे ब्रीच होती हुई नज़र आ रही है। इसी की सारी बातें यहाँ पे बोली गई। एक्टिविस्ट जो तीस्ता स्टेलवाद हैं, जकिया जाफरी की अगर मदद कर रही हैं, वो वहाँ पे विक्टिम हैं, उनको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे गुजरात का हाई कोर्ट उन्हीं के ऊपर चढ़ बैठने को तैयार है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी, ज़बरदस्त आर्टिकल है ये। क्या आर्टिकल लिखा गया है, इस आर्टिकल को हम देखेंगे। बात करी जा रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, क्रिएटिव
को हम समझेंगे। क्रिएटिव क्या है? ऐसी कोई चीज़ें जो आप बनाते हैं, जो आपका स्किल है उसका प्रयोग करके आप उस चीज़ को लाते हैं, वो क्रिएशंस मानी जाएगी। और किस फील्ड में? आपके अर्थव्यवस्था वाले फील्ड में, भारत के, उसी की बात करी जा रही है। तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की चीज़ें हैं? तो ऑब्वियसली हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, और टीचर के रूप में यहाँ पे जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये मेरी क्रिएशंस करने की एबिलिटी और स्किल है, जिसके कारण मैं आपको यहाँ तक ला पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट ही नहीं कर पाता तो आप तक लाता कैसे? और टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानकारी नहीं होती तो मैं ये चीज़ें आपके सामने ला कैसे पाता? तो ये चीज़ें हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बातें बोली जा रही हैं। इनमें इनेबल लाने की बातें हैं, इसको और आगे ले जाने की बातें हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं क्रिएशंस में? तो इंडियन आर्टिस्ट की बातें बोली जा रही हैं, आर्टिजन की बातें बोली जा रही हैं कि यहाँ पे जो वाइडर रीच हो, लंबे एक मास तबके के लोगों तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए। ये तो ये चीज़ें हैं। चैलेंजेज इसमें बहुत सारे हैं, हर प्रकार की चैलेंजेज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक यानी पैसे की कमियाँ, मार्केट की बातें बोली जा रही हैं, कहाँ पे इसका मार्केट है, एसेसिबिलिटी की, डिजिटल डिवाइड है। आज भी भारत में अगर बात करी जाए तो मास संख्या विलेज में रहती है। ये विलेज की पॉपुलेशंस मोबाइल चलाना भी इनमें रेयर ही लोग जानते होंगे। जो आपके दादा मम्मी लोग होंगे वो आपकी तरह मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं चला पाते होंगे, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज का पैदा हुआ गांव का भी बच्चा फ़ोन अगर देख रहा है तो वो ऑपरेट कर देता है। तो ये चीज़ें हैं। क्राइम की बात करी जा रही है इसमें कि डिजिटल जो क्रिएशंस हो रही है उसकी चोरी भी हो सकती है। तो ये इसकी भी रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। एक संगठित कोलाबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, तभी जा करके ये चीज़ें प्रमोट करी जाएंगी। ये सारी चीज़ें बात बोली जा रही है जो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। ऐसी इकोसिस्टम, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की चीज़ें लेकर के आनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट, इन्वेस्टर, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें होंगी तब जाकर के चीज़ें सही तरीके से चल पाएंगी। तो ये तो थी जिस्ट जो मैं अभी आपको बताया। इसमें क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ी डिटेलिंग की बात करी जाए, यूनेस्को एक बॉडी है। क्वेश्चंस यहाँ से भी आया है, अगर समय मिलेगा तो अभी देख लेंगे आपको बैकग्राउंड में जा कर के, नहीं तो ठीक है। यूनेस्को एक बॉडी है, यूएन की बॉडी है, यूएन में 6 बॉडी है और उसके अंतर्गत में ये चीज़ें आती हैं उसकी सब्सिडरी बॉडीज़ के रूप में। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो बात करी जाए मोडिया कल्ट 2022 जो कि हेल्ड हुआ आपको किसको लेके? कंटेम्प्रेरी इशू मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ को लेकर। ये चीज़ें याद रखिएगा, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ को लेके ये चीज़ें चली। किससे रिलेटेड है? यूनेस्को से। इसका क्या उद्देश्य था? तो एक ऐसा विजन होना चाहिए फ्यूचर की कल्चरल पॉलिसीज़ को कम से कम शेयर करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक प्रकार से कोलाबोरेशंस हो, तब जाकर के चीज़ें कल्चरल ट्रांसफॉर्म हो पाएंगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो बात किया हूँ तो जैसे सोशल मीडिया हो गए, डिजिटल कंटेंट हो गए जो भी क्रिएट करते हैं, चाहे यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, व्हाट्सअप हो गए, कोई भी प्लेटफॉर्म को अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ अटैच हो रहे हैं, इसको क्या करने की ज़रूरत है? मोनिटाइज करने की ज़रूरत है ताकि उनके हाथ में पैसे आ सकें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। अगर आर्थिक स्थिति सुधरेगी तभी जा कर के वो कुछ निर्णय, डिसीजन ले पाएंगे और अपने जीवन को सही तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे ये एक रोल प्ले कर रहा है। तो इस क्रिएशंस की बातें बोली जा रही हैं। इंडियन आर्टिस्ट और आर्टिजन की बात करी जाए तो वाइटल रोल प्ले करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्रिएशंस में। अगर हम देखते हैं क्या चैलेंजेज हैं वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे विशाल चैलेंजेज हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की जो फिनेंशियल क्रंच है, लोगों के पास ऐसी सुविधाएं ही नहीं हैं, मार्केट ही नहीं है, यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, यहाँ पे चीज़ ही नहीं है कि जो इसको संरक्षण प्रदान करे। ट्रेडिशनल ओल्ड कल्चर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को इनिशिएटिव लेना चाहिए यहाँ पे कि हाँ आपको फंड प्रोवाइड करी जाएगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी, पैसे से मदद करी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको अवसर प्रदान करा जाएगा।
ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर चैलेंज की बात करी जाए तो यहाँ पे प्रोमिनेंट चैलेंजेज ये भी निकल के आता है, जो आर्टिस्ट का सिलेक्शंस होता है फिनेंशियल असिस्टेंस के बेस पे, तो ये चीज़ें किस प्रकार से इसको इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कोई व्यक्ति 1 है और एक और व्यक्ति 2 है, ये व्यक्ति ज़्यादा एलिजिबल है और ये व्यक्ति थोड़ा कम एलिजिबल है, लेकिन सिलेक्शंस प्रोसेस में लूप होल हो गए, तो किस प्रकार से हम चीज़ें को रिप्रेजेंट करेंगे। इनइक्वालिटी यहाँ पे जो चली हैं वो चलेगी। नो सिस्टमेटिक रोटेशंस मैकेनिज्म, किसी एक ही व्यक्ति को बार बार अगर बेनिफिट मिल रही है, या फिर एक ही स्टेट को बार बार व्यक्ति मिल रही है, या फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट को बार बार इश्यू मिल रही है, तो किस प्रकार से यूनिवर्सल यहाँ पे डेवलपमेंट की बातें बोली जाएगी, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें किस प्रकार से हो पाएंगी। दूसरी तरफ जो टैलेंट है आर्टिस्ट की है, उसकी तो कमी नहीं है भारत में, उसकी हर फील्ड में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। और जो आउटसाइड सिटी की बात करी जाए, अनेबल टू गेन फ्रॉम स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म, तो इसको स्पॉन्सर्ड भी करने के लिए बहुत कम ही लोग यहाँ पे चीज़ें आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने के लिए आना चाहिए। और जो भी ब्रांडिंग है, सरकार का, गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, इस पे रिसर्च होना चाहिए, और ऐसा फैसिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, ताकि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको बढ़ावा और ज़्यादा दिया जा सके। क्राइम की बात करी जाए, जो अभी आपको बताया जिस्ट में मैं, तो क्राइम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर्ट वर्ल्ड में कुछ चोरी के क्राइम है, कॉपीराइट के क्राइम है, फ्रॉजरी, फ्रॉड, इलिसिट ट्रैफिकिंग के कारण है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप कोई चीज़ें लिखें, आपका चोरी करके कॉपी कर लिया, कोई चीज़ आप लिखें उसका कोई कॉपी कर लिया। फ्रॉजरी क्या है यहाँ पे, कि कोई आपसे धोखाधड़ी कर रहा है, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं क्राइम के फील्ड में, यानी इस पर भी रेगुलेशंस, लॉज होने चाहिए, तभी जाके इसमें कोऑपरेशंस, पब्लिक अवेयरनेस, एडवांसमेंट आएगी और क्राइम को हम टैकल कर पाएंगे और एक हेल्दी क्रिएटिव इकोनॉमी बना पाएंगे। क्या आवश्यकता है, तो आर्टिस्ट को यहाँ पे ब्रीच करने की ज़रूरत है, जो उनको ट्रेनिंग है वो मिलनी चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यावसायिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए लार्जर कम्युनिटी की, तब जाकर के ये चीज़ें, इस प्रकार की नेटवर्क डेवलप हो पाएंगी। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल लिवलीहुड होना चाहिए, तब जाकर के चीज़ें डेवलपमेंट हो पाएंगी। डाटा एनालिटिक्स की बातें बोली जा रही हैं कि इसका उपयोग करके एक ऐसा चीज़ें फॉस्टर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए कि इस इकोनॉमिक सिस्टम में सस्टेनेबल वर्ल्ड को जोड़ करके हम चीज़ें आगे ले जा सकें, तब जाकर के चीज़ें, ये जो गैप है ना इंडस्ट्री में, ये ब्रीच हो पाएंगी और हम सपोर्ट, रिसोर्स, अपॉर्चुनिटी इन प्रकार के लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे, इनोवेशंस दे सकेंगे, एक बिजनेस भी दे सकेंगे। नहीं तो ये सारी इशू क्रिएट कर देंगी। किस प्रकार की मदद देने की ज़रूरत है, तो ये कम से कम फोकस करे किस प्रकार से नॉलेज शेयर किया जा रहा है, नेटवर्क बनाया जाए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करा जाए, यानी फिनेंशियल सपोर्ट की बातें बोली जा रही हैं। इंडिविजुअल आर्टिस्ट की अगर हम बात करें, क्रिएटिव लेवल पे जो भी चीज़ें को बना रहा है, उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से उसको सिखाया जाएगा, रखा जाएगा, उस प्रोजेक्ट को लेकर कार्य करने की ज़रूरत है। सेंटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है सस्टेनेबल लिवलीहुड सॉल्यूशंस को लेकर के आगे बढ़ने के लिए, आर्टिस्ट और आर्टिजान को लेकर के आगे बढ़ने के लिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के इन चीज़ों को कार्य कर पाएंगे, जो अभी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये चीज़ें बोली गई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब गोल आती है तो यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 17 टारगेट हैं, 169, 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। ये इतनी बार मैं आपको पढ़ाया, ये तो 17 के 17 जुबां पे होने चाहिए, क्वेश्चन 17 से 17 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेंट, ये जो वर्ल्ड में माइग्रेंट हैं, माइग्रेंट किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे और तब जाकर के हम डिटेलिंग को यहाँ पर देखेंगे। माइग्रेंट का ये मतलब होता है, अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से आप यूएई में चले गए, तो आप एक माइग्रेंट हो गए। ये क्या हो गए, इमिग्रेंट हो गए, यानी एग्जिट हो गए। इमिग्रेंट और आई से जो शुरू होता है, इमिग्रेंट, दोनों में अंतर होता है। जो अपने देश में अपने नागरिक आते हैं वो इमिग्रेंट हो जाते हैं, जो छोड़कर जाते हैं अपने देश से वो इमिग्रेंट हो जाते हैं, उनकी ई से शुरू होती है।
तो बात करी जाए ये तो वर्ल्ड की, लेकिन भारत की अगर बात करी जाए, इंडिया की, तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया में 28 स्टेट हैं। मान लीजिए यूपी से कोई निकल के आया एमपी में, या फिर एमपी से निकल के कहाँ कर गया, केरला में। तो ये केरला का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे लेबर लॉ है, वो इन्फ्लुएंस करता हुआ नज़र आएगा। इसको भी माइग्रेंट कैटेगरी में हम रखते हैं। तो माइग्रेंट, अब आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी चीज़। केरला का भी रिपोर्ट आया, प्लानिंग बोर्ड रिपोर्ट 2021 में। इसमें ये बताया गया एम्प्लॉयमेंट हब के रूप में केरला उभर कर आया है, यानी लोगों को रोजगार दे रहा है। तो लोग केरला की तरफ जा रहे हैं पूरे राज्यों से। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं कि इसको स्पेशली लेबर लोग को, तो यहाँ पे 34 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर यहाँ पे पहुँचे। क्यों? क्योंकि हायर वेजेज हैं यहाँ पे, जो सैलरी है अच्छी दी जाती है, रेगुलरिटी ऑफ वर्क है, और बेटर सोशल और कल्चरल वातावरण में, मिलू का मतलब होता है इन्वायरमेंट, वातावरण, और इसके कंपेयर में अदर स्टेट का बुरा हाल है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, इसी के लिए यहाँ पे वर्क फ्लो अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। केरला की बात करी जाए यहाँ पे, तो रेंज ऑफ वेलफेयर स्कीम है, हेल्थ लिटरेसी स्कीम है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो कि इनिशिएटिव है केरला में। ये माइग्रेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में बोल दिया गया है। लेकिन बात यहीं तक नहीं समझती, अभी बहुत ही बड़ा इशू आने वाला है, उसको देखते हुए रहिए। ये तो प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस जो अभी बताया, SERB, ये क्या है, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2022 से 25। ये स्टडी टाइटल में क्या दे रहा है कि जो यहाँ पे पॉलिसीज है, ये माइग्रेंट तक सही प्रकार से पहुँच नहीं पा रही है। क्या? जो भी ये पॉलिसी यहाँ पर बताएं, माइग्रेंट तक सही से नहीं पहुँच पा रही है, यानी उनको बेनिफिट नहीं मिल रही है। तो उनको बेनिफिट नहीं मिल रही है, तो इशू क्या है यहाँ पे वो हम देखेंगे। तो माइग्रेंट लेबर की जो गवर्नेंस है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज ट्रबल प्रॉब्लम भी है। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है? ए सेट ऑफ थिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि इसको कोई चला ही रहा हो, जैसे इसे कोई रेगुलेट ही कर रहा हो। इस प्रकार के ट्रबल को ऑर्गेनाइज ट्रबल बोल दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशंस को आप काउंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं वो यूनिटी ट्रबल को भी यहाँ पे दिखा रही हैं। यूनिटी ट्रबल्स किसको बोल रहा है? अब्सेंस ऑफ डिसएग्रीगेटेड असेसमेंट। तो यहाँ पे आपको वर्क और लाइफ दोनों की सिचुएशंस को, माइग्रेंट लेबर की पॉपुलेशंस को देखकर ये चीज़ें बोली जा रही हैं। इसके बारे में जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं गेस्ट वर्कर के रूप में, इसका जो है द्विअर्था मीनिंग निकल रहा है, एम्बिगुअस वर्ड इसका निकल रहा है कि किस प्रकार से गेस्ट वर्कर ये जो बोल रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 में आया, क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। और जो पॉलिसीज़ है ये कम्प्रिहेंसिव विजन भी लेकर के आता है कि जो राइट्स है वो किसी का मारा न जाए, डिनाई नहीं किया जाए। केरला की बात करी जाए तो जो माइग्रेंट लेबर हैं वो पास्ट डिकेड में, पिछले दशकों की बात करी जाए तो केरला में बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हैं, वहाँ पे स्ट्राइक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। 2012 में उजबूर में स्ट्राइक हुआ, इतनबूर में 2013 में स्ट्राइक हुआ, अथर पूजा में यहाँ पे 2023 में, 2016 में एंटी एक्सप्लॉयटेशन स्ट्राइक हुआ। तो एंटी वेज थेफ्ट स्ट्राइक भी 2022 में हुआ। वहाँ पे इस प्रकार से जो स्ट्राइक चल रहा है वो पॉलिटिकल पावर का यहाँ पे यूज करता हुआ ऑर्गेनाइजेशंस भी नज़र आ रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रबल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज ट्रबल जो दे रहे हैं यहाँ पे आपको बताया वो किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली मेट्रो कह रहे हैं, कोची मेट्रो की अगर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें भी लेबर्स को एक्सप्लॉयटेशंस का सामना करना पड़ रहा है। क्या सुझाव दिया जा रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार से इस रिस्क को टैकल करा जाए? तो ह्यूमन राइट्स को और भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर पहली बात करी जाए तो जो शिफ्ट होना चाहिए यूजुअल न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन अप्रोच थीमेटिक मेथड यहाँ पे होना चाहिए, यानी एक नंबर का जो डाटा है उससे आप पर्टिकुलर डाटा पर पहुँचिए तब जाकर, और पंचायत लेवल की चीज़ों को ऑपरेटेबल करवाने की ज़रूरत है। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए किस चीज़ में, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल लाइफ, सोशल सिचुएशंस, माइग्रेंट वर्कर को लेके, इन सब चीज़ों पे उनके अधिकार के ऊपर
गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है ये देखना चाहिए, रोल इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा अगर बात करी जाए यहाँ पे तो क्या मैकेनिज्म है, क्या वे है, किस प्रकार से कोलैबोरेट, किस प्रकार से सहभागिता कर सकते हैं एक स्टेट जहाँ से आ रहे हैं दूसरे स्टेट जहाँ पे माइग्रेंट जा रहे हैं। चौथा जो है प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस होना चाहिए कि माइग्रेंट का क्या अधिकार है और किस प्रकार से लीगल रेमेडीज़ जो कानूनी अधिकार है किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसको रेमेडीज़ दी जा सकती हैं, किस प्रकार से उसको लॉयर की बेनिफिट भी दी जा सकती हैं अगर कोई इशू होता है तो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पाँचवें में बात करी जाए तो आपस में यहाँ पे फॉस्टर करना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ग्लोबल जो एफर्ट है कि कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, कम्युनिटी और इंगेजमेंट, तब जा कर के ये चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। छाटवें में बोले जा रही है कि मल्टी स्टेक होल्डर पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ का मोनोपोली हो, एक ही चीज़ें हों तो जा कर के चीज़ें नहीं चलेंगी। यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर राइट्स और वेलफेयर की बातें बोली जा रही हैं, इसको फॉस्टर करने की बातें बोली जा रही हैं। राइट्स की बातें जब भी बात आ जाती हैं तो वर्कर का जो अधिकार है वह इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिना उसके उनका एक्सप्लॉयटेशंस होना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे कि वर्ल्ड के लेवल पे और कॉन्टिनेंट के लेवल के जो महाद्वीप हैं उनके लेवल पे किस प्रकार का माइग्रेशन चल रहा है उसको हम देखेंगे। ये आपका यूरोप एंड सेंट्रल एशिया है, तो ये 2019 का आंकड़ा है, हालांकि पुराना लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए होंगे। तो 15 से 24 साल के बच्चों की बात करें तो 10% का माइग्रेशन है, अब वहीं 41.5% फीमेल और 58% मेल है। अफ्रीका की बात करी जाए तो 8.1% अफ्रीका में है और 169 मिलियन माइग्रेंट ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, UN की एक बहुत ही ओल्ड बॉडी है जो इस प्रकार की सोशल स्ट्रक्चर आंकड़े को लेकर के आती है। अमेरिका से 25.6 हो रहा है और अरब से 14.3% का माइग्रेंट चीज़ें हो रही हैं। एशिया पैसिफिक से 14.2% हो रही हैं। ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको दिखा दिया जो कि वर्ल्ड में हो रही हैं। अब थोड़ा ILO का बात कर दिया तो बैकग्राउंड का न्यूज़ बन ही जाता है। अब ILO क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो क्या देखती है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को देखती है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड पे। स्थापना की बात करी जाए तो 1919 वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना हो गई थी, याद रखिएगा। पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशन था, मतलब लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत आती थी, लेकिन अभी जो है इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको बता दें 187 मेंबर के साथ यहाँ पे है जो कि 193 UN मेंबर स्टेट प्लस कुक आइलैंड भी इसके अंतर्गत आता है। कुक आइलैंड कहाँ पे है, क्वेश्चंस बन जाता है, जाकर के जरूर देखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 40 फील्ड ऑफिसेज हैं यहाँ पे और इतने स्टाफ भी यहाँ पे कार्य करते हैं। फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 को हुई है। 1969 में क्वेश्चंस पूछ दिया है किस बॉडी को नोबेल पीस प्राइज कब मिली थी और किस बॉडी को मिली है, दोनों क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो नोबेल पीस प्राइज इसी बॉडी को 1969 में प्राप्त होती है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। इसका क्या फोकस होता है ये थोड़ा देखा जाए। राइट ऑफ वर्कर किस प्रकार से फ्रीली और बार्गेनी यहाँ पे कलेक्टिवली जुड़ा हुआ है। तो इंड करेगा फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, इंड करेगा चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, इंड करेगा अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस एमंग वर्कर, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर हो गई होंगी ILO को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नो मुस्लिम MP, कोई भी मुस्लिम MP यहाँ पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली बात करी जाए तो आज के संदर्भ में भारत की बात करें तो भारत में जो मुस्लिम MPs हैं उनकी संख्या एकदम नेग्लिजिबल चल रही है। यहाँ पे शेयर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशंस इंडिया में अगर देखा जाए तो 10% 1951 में था और जो कि 2011 तक 14% तक चीज़ें पहुंची थी। तो 10% से लेके 14% तक आते आते 2011 हो गया था। यहीं पे बात करी जाए जो 2020 तक तो ये 15% हो गई थी, लेकिन
जो अभी प्रोजेक्शंस है प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा, तो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे कभी भी 10% मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाए। मुस्लिम एमपीज़ की हम बात करें लास्ट 15 साल में आंकड़ों को, तो उन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी का जो रिपोर्ट है क्या कह रहा है यहाँ पे, तो मुस्लिम एमपी इन इंडिया जो कि 3rd to the 7th लोकसभा देखा जा रहा है। तो 2019 में देख सकते हैं क्या सिचुएशंस है मुस्लिम एमपी की लोकसभा में, और 91-96 में क्या सिचुएशन थी। तो कहीं कहीं सिमिलर 91-96 से नज़र आ रही है, यहाँ पे 8.3% के आसपास नज़र आ रही है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में अगर तुलना करें तो बीजेपी 2019 में देखिए किस प्रकार से है, और यहाँ पे 1.1% के आसपास कांग्रेस भी निकल करके आ रही है, कभी 7.5 थी। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे स्टेट शेयर की, तो मुस्लिम एमपी इन ईच पार्टी भी अगर देखा जाए लोकसभा को, तो आमीम जो पार्टी है 100%, AIUDF 100%, IUML 100%, जम्मू कश्मीर का है 100%। यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, इन मुस्लिम पार्टियों में ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं स्टेट वाइज प्रोपोर्शन मुस्लिम एमपी की अगर देखा जाए तो केरला में है, असम में है, जम्मू कश्मीर में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है। तो केरला में हाई चल रहा है, वेस्ट बंगाल में भी नंबर ऑफ द सीट हैं। तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु में गिरती हुई नज़र आ रही है, दिल्ली में धड़ाक से, झारखंड में भी गिरती हुई नज़र आ रही है, तेलंगाना में, पंजाब में, राजस्थान में भी आप देख सकते हैं 19 के इलेक्शंस में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात में। वहीं बात करी जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे भी ऊपर उठ के 19 में नीचे लग रही है। तो ये थी सारी डिटेलिंग इनको जो आपको मैं बताया। 4 न्यू कंट्री कंसल्टेड टू ज्वाइन ओपेक। ओपेक जो है, ओपेक क्या है, बैकग्राउंड न्यूज़ आपका तुरंत बन जाता है। ओपेक क्या है, ओपेक कंट्री में 4 जो कंट्री हैं वो ज्वाइन करने के लिए इच्छा जाहिर करी हैं। ये कंट्री कौन कौन हैं, तो अजरबैजान, मलेशिया, ब्रुनेई, मैक्सिको। ये कंट्री ओपेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो हैथम अल घई। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से। ओपेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एच से याद रखिएगा, ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैथम है। अब थोड़ा सा ओपेक को अगर देखें बैकग्राउंड में जाके, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का एक प्रकार से कलेक्टिवली मार्केट को इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट को लेने के लिए यहाँ पे इस ग्रुप का निर्माण भी कराया गया है कि किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा फॉसिल फ्यूल्स को, तभी तो रेट बढ़ेगी। 14 सितंबर 1960 को बगदाद में इसकी स्थापना करी जा रही है 5 कंट्री के सहायता से। तो ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला यहाँ पे हैं। वेनेजुएला तो आपका साउदर्न अमेरिका की कंट्री है, याद रखिएगा। 1965 से ही इसकी हेडक्वार्टर वियना में है, जबकि वियना इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चंस बना देगा। दूसरी तरफ बात करी जाए तो 81% ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व इसी के अंतर्गत आता है। 44% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शंस इसी के अंतर्गत आता है। ओपेक जो है मेजर इन्फ्लुएंस है ग्लोबल ऑयल प्राइस की अगर बात करी जाए तो। करंट ओपेक मेंबर इसमें कितने हैं तो वो हम देखेंगे। तो क्या है यहाँ पे, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गुनिया, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, ये कंट्री हैं। जबकि बात करी जाए इक्वाडोर की, इंडोनेशिया की, कतार की, ये पिछले समय में ये पार्टी के कंट्री मेंबर थे, लेकिन अभी इनको छोड़ दिया गया है। ओपेक प्लस बनाने की बात करी जा रही है 2016 से ही यहाँ पे, कि और भी यहाँ पे कंट्रोल करा जा सके। तो ये थी सारी डिटेलिंग ओपेक प्लस से बैकग्राउंड में जा कर के आपको चीज़ें दे दी गई हैं। 15 लोग डेड हो गए। 15 लोग डेड कहाँ पे हो गए तो आपको बता दें, एक नदी है जो कि बहुत ही फेमस नदी है, यांगतेज रिवर। तो ये रिवर में 15 लोगों की डेथ हो गई है और बहुत तीव्र गति से साउथ वेस्ट चाइना में बाढ़ आई। तो ये नदी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसकी डिटेलिंग बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसको हम देखेंगे। तो यांगतेज रिवर जो है यहाँ पे, ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरेशिया का। इसका क्या मतलब होता है, यूरोप प्लस
एशिया, दोनों को मिलाकर के ये सबसे बड़ी नदी यांगतेज रिवर है। तीसरी जो बातें बोलूँगा मैं वो चाइना की भी ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड ये मानी जाती है। कहाँ से निकलती है? तो जरी हिल्स डैमचू से, तो डैमचू से निकलती है, जरी हिल से निकलती है और तंगुला माउंटेन तिब्बत प्लेटू से निकलकर 6300 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, जो कि ईस्टर्ली फ्लोइंग डायरेक्शंस है ईस्ट चाइना सी में। तो याद रखिएगा ईस्ट चाइना सी में जाकर के ये गिर जाती है और इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्राइमरी रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिस्चार्ज के बात करी जाए तो 5वें वर्ल्ड में आती है। ड्रेनेज बेसिन्स की बात करी जाए तो 1/5 ऑफ द लैंड एरिया ये कवर करता है। बेसिन क्या होता है? एक रिवर गई, इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ तक फैली, ये इसका क्या हो गया? बेसिन हो गया। इस प्रकार से ये 1/5 चाइना का कवर कर देता है। तो नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री जो पॉपुलेशंस है इसको कवर करता हुआ नज़र आता है। यांगतेज रिवर को यांगजी रिवर भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये थी बैकग्राउंड डिटेल। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थाईलैंड में यहाँ पे पार्लियामेंट्री वोट हुई है नया प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए। जुलाई 13 का चीज़ें रखी गई हैं। ये फेस देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री यहाँ पे पीएम के कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो जो लीडर हैं पीता लिमारा जोनट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे 13 को किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं, इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे जुंता भी गवर्नमेंट है, मिलिट्री रूल वहाँ पे भी चलती है। म्यांमार, थाईलैंड कहाँ है? तो थाईलैंड को देख सकते हैं, आपका ये थाईलैंड है और चाइना आपका ये रहा, ये आपका इंडिया रहा। इंडियन फुटबॉल ऑन द राइज विद अ सेटल स्क्वाड, बहुत खुशी की बात है भारत के लिए। ये जो सैफ चैम्पियनशिप है भारत यहाँ पे जीतता हुआ नज़र आया है। तो सैफ चैम्पियनशिप को हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है। ये खुशी की बात है कि भारत भी फुटबॉल वाले फील्ड में अग्रसर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन आए सैफ चैम्पियनशिप किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये याद रखिएगा, फुटबॉल से कौन जीता है? भारत जीता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। आप लोगों से एक अपील है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। दूसरी तरफ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।